वेलकम। आज के इस वीडियो में हम वीक 1 का टास्क देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यूपी सरकार ने 3 मॉड्यूल्स दिए हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो वीक 1 का हमारा टास्क था मॉड्यूल आधारशिला में पेज 1 से 15 तक के कंटेंट के कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, जिसको आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को मिलने वाले मौके किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रारंभिक स्तर पर ये मौके 2 विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं: भाषा जो कि है अर्ली लिटरेसी और गणित जो कि है अर्ली न्यूमेरेसी। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह की परिभाषा। आधारशिला इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। ध्यानाकर्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है। शिक्षण संग्रह शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत देखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। प्रश्न 3 है, ELPS का फुल फॉर्म। ELPS का फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार है: E एक्सपीरियंस या अनुभव, L लैंग्वेज या भाषा, P पिक्चर या चित्र, S सिंबल या चिन्ह। प्रश्न 4, कौन सी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए? आइए देखते हैं प्रश्न 4 का उत्तर क्या होना चाहिए। दैनिक जीवन से जुड़ी यह सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम निम्नांकित रूप में देखते हैं: संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ और अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। प्रश्न 5, क्या करने से संख्या बोध और संक्रियाओं को अच्छी तरह समझा जा सकता है? आइए देखें इसका उत्तर। यदि संख्या पूर्व अवधारणाएं गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण व वर्गीकरण, पैटर्न बनाने संबंधी कार्य कराते हैं तो संख्या बोध और संक्रियाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रश्न 6, क्या फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं? इसका उत्तर है, प्रारंभिक स्तर पर भाषीय एवं गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। प्रश्न 7, भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास के लिए किए गए कार्यों में किसका प्रयोग सीखने को अधिक प्रभावी बनाएगा? आइए देखें इसका उत्तर। भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में अधिकांशतः 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा,
जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाएगा। प्रश्न 8, सपोर्टिव सुपरविजन कितने स्तर पर है तथा उनका नाम क्या है? जिसका उत्तर है, सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था 2 स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह यानी कि SRG और जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP। 8 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न पे, जो है आधारशिला के कितने भाग हैं तथा अपने शब्दों में बताइए कि किस भाग में क्या दिया गया है। ये थोड़ा बड़ा उत्तर है। आधारशिला हस्त पुस्तिका शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्शिका है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस हस्तपुस्तिका के 6 भाग हैं। भाग 1, इस भाग में आधारशिला हस्तपुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे के साथ फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य, उनके संकेतक तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। भाग 2, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना एवं व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। भाग 3, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणित की मौलिक दक्षताओं, संख्यापूर्ण अवधारणा, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, मापन और ज्यामितीय आकृतियों एवं आकार तथा समय, कैलेंडर और मुद्रा को रोचक एवं प्रभावकारी ढंग से शिक्षण किए जाने की दृष्टि से शिक्षण विधियों तथा आकलन के तरीके का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। भाग 4, इस भाग में कक्षा 3 से 4 और 5 में भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम तथा उनकी संप्राप्ति संबंधी कक्षा शिक्षण गतिविधियां एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न या क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। भाग 5, इस भाग में आरंभिक स्तर पर समानतः आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भाषीय एवं गणितीय कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन और उनके अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। भाग 6, परिशिष्ट के अंतर्गत शिक्षण प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से शिक्षण संदर्शिका का विकास, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 10, ERAC का फुल फॉर्म क्या है? यह किसका सिद्धांत है? ERAC का फुल फॉर्म है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। इसका सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रश्न 11, टीचिंग लर्निंग साइकिल का क्या सिद्धांत है? ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र यानी कि टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत है
इंट्रोडक्शन यानी रोचक प्रस्तावना, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, असेसमेंट यानी आकलन। कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। प्रश्न 12, लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तिका को सीखने के दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। अब हम देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न 13। लर्निंग आउटकम को किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। केंद्रित लर्निंग आउटकम यानी फोकल लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स निहित होते हैं जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।